द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 के केंद्रीय बजट की, जिसे कई लोग लोअर सर्किट बजट भी कह रहे हैं। इसकी घोषणा के बाद से ही बाजार में आप कह सकती हैं एक तरह का भूचाल आया हुआ है। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या ये बजट सीधे सीधे निवेशकों के भरोसे पर एक हमला है या फिर ये पूरी इकोनॉमी को मजबूत करने का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसके लिए बाजार की छोटी मोटी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि सरकार की नज़र शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक नई परिभाषा गढ़ने पर है। ये एक बड़ा दांव है जहां सरकार बाजार को ड्राइवर की सीट से हटाकर उसे सिर्फ एक टूल की तरह देख रही है। आप भविष्य की एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, सरकार उसे ही तो बंद कर रही है। ये बाजार को टूल की तरह इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसकी नींव को ही आप कह सकते हैं खोखला करना है। मेरा तर्क सीधा है, ऊंचे और लगातार बढ़ते टैक्स लगाकर सरकार बाजार की आत्मा यानी लिक्विडिटी और भरोसे दोनों को खत्म कर रही है। ये एक ऐसी रणनीति है जो आखिर में पूरी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन इसे सिर्फ टैक्स के चश्मे से देखना मेरे हिसाब से इस बजट की बड़ी सोच को नजरअंदाज करना है। सरकार का असली ध्यान अर्थव्यवस्था के उन कोर सेक्टर्स पर है जो भारत को आने वाले दशकों में मजबूत बनाएंगे। आप देखिए, विनिर्माण से जुड़े कंपोनेंट्स के लिए आवंटन 25,000 करोड़ से सीधा 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी सफल योजनाओं का ही अगला कदम है। इन्हीं योजनाओं की बदौलत पिछले 10 सालों में भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10 गुना बढ़ा है। ये एक सोचा समझा कदम है, न कि कोई अचानक लिया गया फैसला। PLI की सफलता से कोई इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। आप एक हाथ से इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उस बाजार का गला घोट रहे हैं जो इन इंडस्ट्रीज को खड़ा होने के लिए पैसा देता है, निवेशकों को। उम्मीद थी कि सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT और कैपिटल गेन टैक्स में कुछ राहत देगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बजट में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT में 50% और फ्यूचर्स पर 150% की भारी बढ़ोतरी कर दी गई। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। इसका असर हमने तुरंत देखा बाजार में। लोअर सर्किट लगे, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स क्रैश हो गए और विदेशी संस्थागत निवेशक जो पहले ही लाखों करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, उनके लौटने की अब कोई क्या ही उम्मीद करे। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी सिर्फ राजस्व के लिए है या इसका एक और मकसद है? हो सकता है सरकार उस बेतहाशा सट्टेबाजी पर लगाम लगाना चाहती हो जिसने बाजार को एक कसीनो जैसा बना दिया है। STT से होने वाली कमाई जो 2014 में महज 7,000 करोड़ रुपए थी, वो पिछले साल बढ़कर 54,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, बंदरगाहों और विकास योजनाओं में लग रहा है। तो क्या ये बाजार से पैसा निकालकर उसे अर्थव्यवस्था की नींव में वापस लगाना नहीं है? देखिए, इस तर्क में एक बुनियादी खामी है। आंकड़े आपकी बात का समर्थन नहीं करते। जब सरकार ने 2023 में STT 25% बढ़ाया और 2025 में उसे दोगुना कर दिया, तब टैक्स कलेक्शन उस अनुपात में नहीं बढ़ा। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेडर्स बाजार छोड़कर जा रहे हैं, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप ट्रेडर्स को सट्टेबाज कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ये ट्रेडर्स ही हैं जो बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता लाते हैं। अगर खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी होना चाहिए, इसी से तो बाजार चलता है। अगर आप ट्रेडर्स को ही बाहर कर देंगे तो बाजार में खरीद बिक्री मुश्किल हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो अपने निवेश को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप हेजिंग की बात कर रहे हैं, क्या आप इसे हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं और आपको डर है कि बाजार गिरने पर उनकी कीमत कम हो सकती है, तो आप अपना बचाव करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में उन शेयर्स को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे हेजिंग कहते हैं। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। अब सरकार ने फ्यूचर्स पर STT 150% बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने निवेश को सुरक्षित रखने का इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है।
तो ये सिर्फ सट्टेबाजों पर हमला नहीं है, ये हर गंभीर निवेशक पर हमला है जो अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहता है। मैं मानती हूँ कि हेजिंग की लागत बढ़ना एक चिंता का विषय है, लेकिन हमें सरकार के नजरिए से भी सोचना होगा। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ दलाल स्ट्रीट के प्रति नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के प्रति है। एसटीटी को अगर एक पल के लिए अलग भी रखते हैं तो भी देखिए कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया है। ये पैसा सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में लगेगा। इससे सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सीधा फायदा होगा। क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है? भले ही इससे कुछ ट्रेडर्स या एफआईआईज खुश न हो। ये एक दीर्घकालिक निवेश है जिसका फल पूरे देश को मिलेगा। यह एक आकर्षक तर्क है, पर आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब बाजार लगातार गिरता है तो अच्छी और मजबूत कंपनियां भी आईपीओ के जरिए पैसा नहीं जुटा पाती। जो कंपनियां आपके सीमेंट और स्टील के प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगी, उन्हें भी तो पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? बाजार से। अगर बाजार ही कमजोर होगा तो विस्तार रुकेगा, नई नौकरियां पैदा नहीं होंगी और अंत में अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। आप उस इंजन को ही बंद कर रहे हैं जो आपकी ट्रेन को खींचने वाला था। लेकिन क्या ये बाजार की जरूरत से ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है? इतिहास में भी ऐसा हुआ है। याद कीजिए, जब 2004 में पी चिदम्बरम ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब एलटीजी टैक्स हटाकर एसटीटी लागू किया था, तब भी बाजार में ऐसी ही घबराहट थी। ब्रोकर्स ने हड़ताल की थी, लेकिन समय के साथ बाजार ने उसे अपना लिया और फिर हमने एक बड़ी तेजी देखी। सरकारें अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से टैक्स में बदलाव करती हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। क्षमा करें, पर आप दो बिल्कुल अलग स्थितियों की तुलना कर रहे हैं। 2004 में एक टैक्स एलटीजी हटाकर दूसरा एसटीटी लाया गया था। वह एक अदला-बदली थी, एक सुधार था। लेकिन यहां जो हो रहा है वो एक चिंताजनक पैटर्न है। 2018 में अरुण जेटली ने एलटीजी को वापस लागू कर दिया, लेकिन एसटीटी को नहीं हटाया। यानी अब दोनों टैक्स लागू हो गए। फिर निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में 2023, 2025 और अब 2026 में लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। पिछले 4 सालों में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी में कुल मिलाकर 500% की वृद्धि हो चुकी है। ये नीतिगत बदलाव नहीं है, ये निवेशकों पर लगातार बढ़ता बोझ है। इससे निवेशकों का वो भरोसा टूटता है कि नियम स्थिर और अनुमानित रहेंगे। ये एक बहुत खतरनाक संदेश देता है कि सरकार के लिए बाजार सिर्फ पैसा निकालने की एक एटीएम मशीन है। मैं आपके पैटर्न वाले तर्क को समझती हूँ और नीतिगत स्थिरता जरूरी है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसका कारण ये नहीं हो सकता कि सरकार का आर्थिक दर्शन ही बदल रहा है? शायद सरकार अब ये मानती है कि भारत को विदेशी पूंजी पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। पीएलआई स्कीम, डेटा सेंटरों को टैक्स में छूट ताकि वैश्विक कंपनियां अपना डेटा भारत में रखें, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक व्यावहारिक रूप है। अगर कुछ वर्षों की बाजार की अस्थिरता की कीमत पर देश की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होती है तो शायद ये एक जायज सौदा है। ये सौदा तब जायज होता जब बोझ सब पर बराबर पड़ता। लेकिन यहां भी आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। पिछले 4 सालों में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर यानी आम आदमी का इनकम टैक्स कलेक्शन 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में सिर्फ 50-60% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि आम निवेशक और सैलरी पाने वाले वर्ग पर बोझ असंगत रूप से ज्यादा है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1.5-2 साल से जब विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे थे, तब भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही एसआईपी के जरिए बाजार को संभाला था। ये बजट उन्हीं निवेशकों को सजा दे रहा है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने ही सबसे वफादार सिपाही को दंडित कर दिया हो। ये उन्हें क्रिप्टो, विदेशी बाजारों या फिर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स जैसे अनियंत्रित रास्तों की ओर धकेल रहा है। मैं मानती हूं कि रिटेल निवेशक पर बोझ बढ़ा है और ये एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन बजट में सिर्फ टैक्स ही तो नहीं है। स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के लिए फंड रखा गया है। 2047 तक का एक विजन दिया गया है कि जो भी ग्लोबल क्लाउड कंपनी भारतीय डेटा सेंटरों का इस्तेमाल करेगी उसे टैक्स में छूट मिलेगी। ये छोटे कदम नहीं हैं, ये भारत को अगले 20 साल के लिए तैयार करने की नींव रख रहे हैं। हो सकता है बाजार आज सिर्फ एसटीटी को देख रहा है, लेकिन कल जब इन नीतियों के नतीजे सामने आएंगे तो यही बाजार इनकी सराहना करेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है,
लेकिन बाजार भावनाओं और भरोसे पर चलता है, और इस बजट ने उस भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। आप भविष्य के जिन फलों की बात कर रहे हैं, उनके लिए पेड़ को आज पानी देना पड़ता है। सरकार उस पेड़ की जड़ों में टैक्स का तेजाब डाल रही है। जब निवेशक अपना पैसा लेकर सिंगापुर या दुबई के बाजारों में जाने लगते हैं, जहां नियम ज्यादा स्थिर और अनुकूल हैं, तो यह सिर्फ बाजार के लिए नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी की घंटी है। पूंजी की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, वो वहां जाती है जहां उसका सम्मान होता है। अंत में मैं ये कहूंगी कि बाजार की चिंताएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बजट को एक बड़ी आर्थिक रणनीति और बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के चश्मे से देखा जाना चाहिए। सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था के उन ठोस स्तंभों पर है जो देश की तरक्की की असली नींव बनेंगे, जैसे कि स्वदेशी विनिर्माण और अत्याधुनिक तकनीक। भले ही इसके लिए शेयर बाजार को कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन लंबी अवधि में एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ही एक स्थिर बाजार की गारंटी दे सकती है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि ये बजट बाजार के स्वास्थ्य और निवेशक के भरोसे के लिए बहुत हानिकारक है। ये बाजार से लिक्विडिटी सोख रहा है और पूंजी को देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। एक कमजोर और भरोसे से रहित शेयर बाजार लंबे समय में पूरी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा, क्योंकि कंपनियां विकास और रोजगार पैदा करने के लिए जरूरी पूंजी नहीं जुटा पाएंगी। आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था की कल्पना एक बीमार पूंजी बाजार के साथ नहीं कर सकते। ये स्पष्ट है कि इस बजट के पीछे के इरादे और इसके जमीनी असर को लेकर दो बहुत अलग और मजबूत दृष्टिकोण मौजूद हैं। क्या सरकार एक दूरदर्शी आर्थिक दर्शन पर चल रही है, या फिर उसने बाजार की नब्ज को समझने में एक बड़ी गलती कर दी है? इसका सही जवाब तो खैर समय ही देगा, लेकिन ये बहस ये जरूर दिखाती है कि आर्थिक नीतियों के हर पहलू पर गहराई से सोचना कितना जरूरी है। और इस विषय को समझने के लिए सामग्री में और भी बहुत कुछ है।